लास्ट लेक्चर में हम एस्कस का विकास पढ़ रहे थे। तो दो प्रकार का जो विकास है वो एस्कस में देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष विकास और अप्रत्यक्ष विकास। प्रत्यक्ष विकास हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। इस लेक्चर में हम जो एस्कस का अप्रत्यक्ष विकास है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एस्कस का जो अप्रत्यक्ष विकास है इसको क्रोशिया निर्माण विकास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्रोशिया के समान एक संरचना बनती है जिसको क्रोशिया कोशिका कहा जाता है। तो एस्कस का जो विकास है वो एस्को जनित जो कवक तंतु होता है उसकी शीर्षस्थ कोशिका से होता है। अब एस्को जनित जो कवक तंतु है ये एस्कोमाइसिटीज में द्विकेंद्रक अवस्था होती है। इस एस्को जनित कवक तंतु की हर एक कोशिका द्विकेंद्रकीय होती है। हर एक कोशिका में दो केंद्रक आपको देखने को मिलते हैं। अब इसकी जो शीर्षस्थ कोशिका है इसी से ही एस्कस का विकास होगा। अब होता क्या है, ये जो शीर्षस्थ कोशिका है ये मुड़ जाती है और मुड़कर ये हुक शेप्ड या हुकनुमा हो जाती है, और इस हुकनुमा जो कोशिका है इसको क्रोशिया कोशिका के नाम से जाना जाता है। अब इस क्रोशिया कोशिका में दो केंद्रक हैं। हर एक केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है जिससे हर एक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं। तो कुल पहले दो केंद्रक थे, दो से कितने बन जाएंगे, चार केंद्रक बन जाएंगे। चार केंद्रक बन गए, उसके बाद फिर पट्ट निर्माण होता है। पट्ट का जो निर्माण है वो इस तरह से होता है कि कुल तीन कोशिकाएं बनती हैं। इनमें से दो कोशिकाएं ऐसी हैं जो एक केंद्रकीय होती हैं, जबकि एक कोशिका ऐसी है जो द्विकेंद्रकीय होती है। अब इन कोशिकाओं की अगर अपने बात करें तो जो शीर्ष पर कोशिका होती है उसको अल्टीमेट कोशिका या शीर्ष कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये एक केंद्रकीय होती है। उसके बाद जो मोड़ पर जहां पर मोड़ है, इस मोड़ पर जो कोशिका होती है उसको पेनल्टीमेट कोशिका या एस्कस मात्र कोशिका या आर्क कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसको एस्कस मात्र कोशिका इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी कोशिका से आगे एस्कस का विकास होना है। अब इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं। उसके बाद आधार पर जो कोशिका होती है उसको एंटी पेनल्टीमेट कोशिका या आधारीय कोशिका कहा जाता है। इस कोशिका में केवल एक ही केंद्रक हमें देखने को मिलता है। अब जो एस्कस मात्र कोशिका है उसके अंदर केंद्रक संलयन होता है या कार्योगामी होती है। इसका मतलब उसके दोनों के दोनों केंद्रक आपस में संलयन करते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं संयुक्त केंद्रक। अब ये संयुक्त केंद्रक द्विगुणित है। अब इस द्विगुणित केंद्रक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे चार अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं पुत्री केंद्रक। इसके साथ साथ जो एस्कस मात्र कोशिका है उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। अब टोटल या कुल चार केंद्रक बने हैं। अब हर एक केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है, तो कुल 8 केंद्रक बन जाएंगे। अब हर एक केंद्रक क्या करता है, अपने चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य एकत्रित कर लेता है। इसके अलावा अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण कर लेता है। इस तरह से हर एक जो केंद्रक है वो एक बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्को बीजाणु। तो 8 केंद्रक थे। इस तरह से कुल 8 एस्को बीजाणु जो हैं वो एस्कस के अंदर बन जाते हैं। और एस्कस मात्र कोशिका जो थी वो और ज्यादा लंबी होकर बेलनाकार हो जाती है और अब इसको हम एस्कस के नाम से जानते हैं। अब एस्कस में एस्को बीजाणुओं के अलावा जो बचा हुआ जीव द्रव्य होता है उसको एपीप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि एस्कोमाइसिटीज के कवकों के अंदर थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, एस्कस का या सैक लाइक जो संरचना है उसका निर्माण होता है, इसीलिए जो एस्कोमाइसिटीज के कवक हैं उनको सैक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एस्को बीजाणु जो हैं वो एस्कस से बाहर निकलेंगे। तो एस्को बीजाणु बाहर कैसे निकलता है, इसका जो बाहर निकलना है वो 3 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला है छिद्र बनाकर बाहर निकलना। जो एस्कस है उसके शीर्ष भाग पर एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र से जो एस्को बीजाणु है वो बाहर निकल जाता है। दूसरा है दरार द्वारा बाहर निकलना। अब एस्कस के शीर्ष पर एक दरार बन जाती है और इस दरार से जो एस्को बीजाणु है वो बाहर निकल जाते हैं। तीसरा है ढक्कन के द्वारा बाहर निकलना। अब होता क्या है, जो एस्कस है उसके शीर्ष भाग पर एक छिद्र बन जाता है और इस छिद्र के ऊपर एक ढक्कन बन जाता है। जब ये ढक्कन हटता है तब इस एस्कस के अंदर जो एस्को बीजाणु होते हैं वो यहां से बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार से जो एस्को बीजाणु है वो एस्कस से बाहर निकल सकते हैं। अब एस्को बीजाणु एस्कस से बाहर आ गया, अब उसका क्या होता है, आगे अंकुरण होता है।
तो आप देख सकते हो अगर अपने एक एस्को बीजाणु की बात करें तो उसमें दो भित्तियां होती हैं। बाहर वाली भित्ति को एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली भित्ति को इंटाइन बोलते हैं, और इसमें एक केंद्रक होता है जो कि अगुणित होता है। अब इसका अंकुरण होगा, तो जब अंकुरण होता है तो उसमें से एक अंकुरण नाल निकलती है। इसके अलावा इसके अंदर जो केंद्रक है वो और ज्यादा समसूत्री विभाजन करता है और फिर कोशिकीय संरचना बनने लगती है, और सबसे पहले कवक तंतु बनता है और कवक तंतु के बाद फिर कवक जाल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से एस्कस का जो विकास है वो होता है एस्कोमाइसिटीज में, और एस्को बीजाणु के अंकुरण से कवक जाल का निर्माण होता है। अब अपने बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की। तो इस वर्ग के अंदर एक क्लब नुमा संरचना का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिडियम। इसीलिए बेसिडियोमाइसिटीज के कवकों को क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो बेसिडियम है इस पर बाहर की तरफ कुल 4 बेसिडियो बीजाणु जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब ये बेसिडियो बीजाणु बाहरी वातावरण के संपर्क में होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बहिर्जात उत्पत्ति। तो बेसिडियो बीजाणु बहिर्जात उत्पत्ति के होते हैं। अब ये बेसिडियो बीजाणु एक वृंतनुमा संरचना के द्वारा जुड़े रहते हैं बेसिडियम के साथ, और उस वृंतनुमा संरचना को बोलते हैं स्टेरिग्मा। अब एस्को बीजाणु और बेसिडियो बीजाणु, इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो एस्को बीजाणु जो होते हैं ये संख्या में 8 होते हैं। एक एस्कस में 8 एस्को बीजाणु जो है वो पाए जाते हैं। जबकि अगर अपने बेसिडियो बीजाणुओं की बात करें तो एक बेसिडियम में 4 बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब एस्को बीजाणु अंतरजात उत्पत्ति के होते हैं, इसका मतलब ये एस्कस के अंदर बनते हैं, जबकि बेसिडियो बीजाणु बहिर्जात उत्पत्ति के होते हैं, ये बेसिडियम के बाहर की तरफ बनते हैं। अब ये दो बेसिक या आधारभूत अंतर हैं एस्को बीजाणु और बेसिडियो बीजाणुओं के मध्य। अब अपने बात करेंगे कि जो बेसिडियम है इसका विकास कैसे होता है। तो बेसिडियम का जो विकास है वो द्वितीयक कवक जाल के किसी कवक तंतु से होता है। अब उसको हम द्वितीयक कवक तंतु बोलते हैं। अब इस द्वितीयक कवक तंतु की हर एक कोशिका जो है वो द्विकेंद्रकीय होती है। अब इस द्वितीयक कवक तंतु की जो शीर्षस्थ कोशिका है उससे बेसिडियम का विकास होगा। तो जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें कुल 2 केंद्रक हैं। अब ये शीर्षस्थ कोशिका का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, ये फूल जाती है। अब हम इसको बोलते हैं बेसिडियम मात्र कोशिका। अब इस बेसिडियम मात्र कोशिका के अंदर 2 केंद्रक हैं, दोनों के दोनों केंद्रक आपस में संलयन करते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनकार्योन या संयुक्त केंद्रक। अब इस संयुक्त केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कुल 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है जिन्हें हम पुत्री केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो बेसिडियम मात्र कोशिका थी उसका आकार भी बढ़ जाता है और ये क्लब नुमा होने लगती है। अब ये चारों के चारों जो पुत्री केंद्रक हैं ये बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बेसिडियम जो है इसकी जो बाहरी भित्ति है वो 4 अतिवृद्धियों का निर्माण करती है। इन चारों अतिवृद्धियों से होकर चारों केंद्रक बाहर चले जाते हैं और इनके चारों ओर भित्तियों का निर्माण हो जाता है और ये बेसिडियो बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो बेसिडियो बीजाणु हैं वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाते हैं, इसलिए इनको हम बहिर्जात उत्पत्ति के मानते हैं। अब ये बेसिडियो बीजाणु वृंतनुमा संरचना की सहायता से इस बेसिडियम के साथ जुड़े हुए रहते हैं और इस वृंतनुमा संरचना को बोलते हैं स्टेरिग्मा। तो इस तरह से बेसिडियम का विकास होता है बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो बेसिडियम है उसके प्रकारों की। तो 2 मुख्य प्रकार हैं बेसिडियम के, होलोबेसिडियम और फ्रैग्मोबेसिडियम। होलोबेसिडियम की बात करें तो ये पट्ट रहित होती है, इसका मतलब इसमें कोई भी पट्ट नहीं होता, ये होलो होती है, अंदर से बिल्कुल खाली होती है और ये क्लब नुमा होती है जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो। और इस तरह की जो बेसिडियम है वो हमें मशरूम्स में देखने को मिलती है। दूसरी होती है फ्रैग्मोबेसिडियम। फ्रैग्मो का मतलब होता है खंड। अब खंड कैसे बनेंगे? पट्ट के द्वारा, तो इसका मतलब ये पट्ट युक्त होती है। तो इसमें कई खंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये फिर आगे 3 प्रकार के होते हैं कि जो पट्ट बने हैं वो कैसे बने हैं, अनुप्रस्थ बने हैं या अनुदैर्ध्य बने हैं या लंबवत बने हैं। इस आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले इसमें प्रकार आता है स्टाइकोबेसिडियम। तो स्टाइकोबेसिडियम जो है इसमें अनुप्रस्थ पट्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक कवक तंतु के समान संरचना है और इसमें जो पट्ट है वो अनुप्रस्थ बने हैं
और अनुप्रस्थ पट्ट बनने के कारण 4 कोशिकाएं जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, और हर एक कोशिका से एक स्टेरिग्मा बाहर निकलता है और हर एक स्टेरिग्मा पर एक बेसिडियो बीजाणु जो है वो लगा हुआ होता है। तो इसको बोलते हैं स्टाइकोबैसिडियम। ये हमें देखने को मिलती है रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई के अंदर। दूसरा होता है किस्टोबैसिडियम। तो अगर पट्ट का निर्माण लंबवत होता है, लॉन्गिट्यूडाइनल होता है, तब हम इसको किस्टोबैसिडियम बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हो आप, लंबवत पट्ट का निर्माण होने से इसमें 4 धागेनुमा वृंत बन जाते हैं और हर एक वृंत के शीर्ष पर आपको एक बेसिडियो बीजाणु जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कुल 4 बेसिडियो बीजाणु यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो किस्टोबैसिडियम हमें देखने को मिलती है एक्सीडिया के अंदर। तो ये उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। तीसरा आता है ट्यूनिंग फोर्क प्रकार, या इसको बोलते हैं स्वरित्र प्रकार। तो स्वरित्र या ट्यूनिंग फोर्क जो है वो एक उपकरण होता है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के अंदर, जिसे हम ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। अब इस स्वरित्र को जब हम पैड के ऊपर मारते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र है जिसको हम स्वरित्र या ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। तो आप देख सकते हो ट्यूनिंग फोर्क या स्वरित्र जो है उसमें केवल 2 ही भुजाएं होती हैं। तो इसमें भी केवल 2 ही भुजाएं हैं और हर एक भुजा पर एक एक जो बेसिडियो बीजाणु है वो लगा हुआ है। तो इस तरह से इसमें केवल 2 ही बेसिडियो बीजाणु आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है स्वरित्र प्रकार या ट्यूनिंग फोर्क प्रकार। ये हमें देखने को मिलता है एक कवक के अंदर जिसका नाम है डेक्रीमाइसीज।